SC/ST एक्ट है उसमें धारा 4 का प्रोविजन है। यदि कोई FIR दर्ज टाइम से नहीं कर रहा है, इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर नहीं कर रहा है, लापरवाही कर रहा है, आपको जो फैसिलिटेट करना चाहिए उसे वो नहीं कर रहा है, कुछ गलत कर रहा है, तो आप उस जांच अधिकारी के खिलाफ धारा 4 का मुकदमा दर्ज करा सकते हैं कि इसने मेरा टाइम से मुकदमा दर्ज नहीं किया। थानेदार से लेके इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर से लेके सुपरवाइजरी ऑफिसर तक सब पे धारा 4 का मुकदमा दर्ज किया जा सकता। हम जैसे सामान्य वर्ग इस अधिनियम को किस तरह से देखता है, क्योंकि उनको लगता है कि भेदभाव जो है, छुआछूत है, इसी वजह से बढ़ रहे हैं, और जो SC/ST एक्ट का जो कई लोग हैं गलत फायदा उठाते हैं, तो कई तरह की गलत फहमियां जो हैं फैली हुई हैं। तो किस तरह की गलत फहमियां हैं और उनका किस तरह से आप लोग जो हैं तोड़ निकालते हैं? सामान्य वर्ग में भी जो शिक्षित वर्ग है वहां इस तरह की जाति उत्पीड़न नहीं है। होगा, थोड़ा बहुत हो सकता है, मन में हो सकता है, परंतु सामने नहीं है। तो जो सामान्य वर्ग है, जो पढ़ा लिखा बुद्धिजीवी वर्ग है, वो ये मानता है कि जातीय उत्पीड़न तो होता ही नहीं है, कहीं नहीं होता, क्योंकि वो खुद नहीं करता। वो समझदार हो चुका है, वो बुद्धिजीवी हो चुका है, उसको पता है कि कोई छोटा नहीं है, कोई बड़ा नहीं है, कोई ऊंच नहीं है, कोई नीच नहीं है। तो शहर में जो इस तरह की घटनाएं नहीं होती हैं, तो वो एक बुद्धिजीवी वर्ग और एक जो कह सकते हैं कि पढ़ा लिखा नौकरशाही वर्ग है, वो ये कहता है कि इस तरह की घटनाएं होती नहीं, और यदि इस तरह का कोई मुकदमा दर्ज हो रहा है या इस तरह का कुछ हो रहा है तो ये झूठा है, अब जातीय उत्पीड़न नहीं होता। जबकि वास्तविकता गांव में जब है तो वो उससे जुड़ा हुआ नहीं है, उसका अपना जीवन शहर में सीमित हो गया है, उसको पता ही नहीं गांव में क्या हो रहा है, गरीब के साथ क्या हो रहा है, कमजोर के साथ। तो वो उसने जो अपने एक चश्मा लगा रखा है अपने शहरी होने का, बुद्धिजीवी होने का, पढ़े लिखे होने का, उस हिसाब से वो देखता है, उस हिसाब से ही वो बोलता है। और जब एक पढ़ा लिखा व्यक्ति बोलता है, वो बोलता है कि नहीं ये तो झूठ है और ये तो इस तरह की घटनाएं तो होती ही नहीं है, तो उसका इम्पैक्ट गांव वालों तक भी होता है। वो भी यही मानते हैं कि ये एट्रोसिटी एक्ट तो झूठा मुकदमा है। परंतु सोचने की बात यह है कि यदि आप किसी के साथ जातीय उत्पीड़न या जातीय दुर्व्यवहार नहीं करेंगे, सबसे पहले तो आपकी बात है कि आप नहीं करेंगे, तो कोई सामने वाला क्यों तो थाने में जाएगा, क्यों मुकदमा दर्ज कराएगा, क्यों कंप्लेन करेगा? क्योंकि एक आम आदमी भी कभी कोर्ट कचहरी थाने वकील और इनमें नहीं उलझना चाहता, मुकदमे इन सब में नहीं उलझना चाहता, वो इन सबसे चीजों से दूर रहना चाहता है। परंतु जैसे ही कोई मुकदमा होता है या कोई घटना होती है तो ये माना जाता है, या सामान्य वर्ग में ये थोड़ी सी गलतफहमी रहती है कि इस तरह के मुकदमे झूठे होते हैं, झूठे दर्ज कराए जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। और एक बहुत बड़ी गलतफहमी पिछले 2-3 साल से ज्यादा चल रही है कि जैसे ही मुकदमा दर्ज होता है तुरंत गिरफ्तारी हो जाती है। इस बारे में सामान्य वर्ग में ज्यादा गलतफहमी है कि जैसे ही मुकदमा दर्ज होगा तुरंत गिरफ्तारी हो जाएगी। ये एक बहुत बड़ा भ्रम फैलाया गया है, जो ऐसा सही नहीं है। क्योंकि किसी भी यदि कोई मुकदमा दर्ज होता है, उसका एक प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होता है, वो इन्वेस्टिगेशन करता है, वो स्टेटमेंट्स लेता है, वो मेडिकल्स लेगा, वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट लेगा, जो भी उसमें रिक्वायरमेंट है, उस इन्वेस्टिगेशन में जो जो रिक्वायरमेंट है वो सारा करवाता है। उसके बाद उसको एक फाइल कंप्लीट करनी होती है, उस फाइल को अपने सीनियर्स को उनको अप्रूव करवाना होता है। उसके बाद एक नोटिस के जरिए सामने वाले व्यक्ति को बुला के उसको बताया जाता है कि भाई आपके खिलाफ ये मुकदमा हुआ है, आप इसमें अपने स्टेटमेंट दे, अपना जो भी वक्तव्य देना चाहते हैं वो बताएं। तो एक लंबे प्रोसीजर के बाद में कोई गिरफ्तारी होती है। परंतु सामान्य वर्ग में ये फैल गया है। सुप्रीम कोर्ट के जो 2018 का जो वर्डिक्ट आया था SC/ST एक्ट के बाद में कि तुरंत गिरफ्तारी पे रोक लगाई जाती है। 2018 में मार्च में सुप्रीम कोर्ट ने जो दिया था डिसीजन कि तुरंत गिरफ्तारी पे रोक लगाई जाती है, इसने उल्टा काम किया। इस लाइन ने सामान्य वर्ग में ये माहौल बना दिया कि SC/ST का मुकदमा होते ही तुरंत गिरफ्तारी होती है, जबकि ऐसा ना पहले था, ना अब है, ना आगे होगा। क्योंकि एक मुकदमा प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन के बाद ही FR और चालान की तरफ जाता है।
सही होगा तो चालान होगा, गलत होगा तो एफआईआर लग जाएगी, सीधी-सी बात है। यदि आपके खिलाफ कोई झूठा मुकदमा दर्ज करा रहा है, मैं सामान्य वर्ग में जब भी बैठती हूँ, मैं बार-बार उनको कहती हूँ, यदि आपके खिलाफ कोई झूठा मुकदमा दर्ज करा रहा है, तो आपको डरने की ज़रूरत ही नहीं है। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर खुद ही एफआईआर लगा देगा, खत्म कर देगा कि झूठा पाया गया। आपको डरने की ज़रूरत ही नहीं है। और यदि सही है, आपने किया है, तो फिर आपका चालान भी होगा, अरेस्ट भी होगी, आगे कोर्ट में प्रोसीडिंग भी चलेगी। तो वहाँ पे विचारधारा को बदलने की ज़रूरत है। मैम, गिरफ्तारी का जो माहौल बनाया गया कि गिरफ्तारी इस समय हो जाएगी, तुरंत हो जाएगी, तो गिरफ्तारी कब होती है और किस आधार पर गिरफ्तारी होती है? मैंने अभी बताया कि जैसे आपने एक मुकदमा किसी के खिलाफ दर्ज कराया है, हुँ। तो जो इसका जांच अधिकारी होता है डिप्टी एसपी लेवल का होता है, छोटा-मोटा नहीं करता कि कोई किसी ने हेड कांस्टेबल ने कर लिया या एएसआई ने कर लिया। एक डिप्टी एसपी लेवल का 3 स्टार का अधिकारी इसका जांच करेगा, ये एक्ट में लिखा हुआ है। वो प्रॉपर दोनों पक्षों से जांच करता है, एक पक्ष से जांच नहीं करता है कि इधर से भी स्टेटमेंट लेगा, उधर से भी स्टेटमेंट लेगा, पूछताछ भी बनाएगा। जो सामने वाले पक्ष को प्रॉपर 41 सीआरपीसी का नोटिस सर्व करेगा कि आपके खिलाफ ये मुकदमा दर्ज हुआ है, आप हमारे इन्वेस्टिगेशन में पार्टिसिपेट करें, आप इतनी तारीख को हमारे पास आएँ, आप इस संबंध में क्या कहना चाहते हैं, आप प्रॉपर जवाब दें। फिर वो उसको पूरा अधिकार दिया जाता है सामने वाले एक्यूज्ड पक्ष को, वो आके अपनी बात रख सकता है। उसके बचाव में यदि कोई सबूत है उसके पास में कि मैंने ऐसा किया ही नहीं, मैं इस दिन यहाँ था ही नहीं, ये झूठा मुकदमा, तो वो सब कुछ प्रोड्यूस कर सकता है इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के पास में। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर पूरा कंक्लूजन निकालने के बाद अपनी उस फाइल को एसपी और आईजी के पास मूव करता है। हालांकि जो नया 2018 का जो वापस से अमेंडमेंट संसद में हुआ और वापस से हुआ, उसमें ये तय कर दिया गया है कि जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है वो खुद डिसीजन ले सकता है कि इसको अरेस्ट करना है या नहीं करना है। उसके बाद वो एक वापस से 41 का नोटिस जारी करता है उसकी गिरफ्तारी के लिए कि आप इस दिन आए, आपके इस कारण से आपको अरेस्ट किया जा रहा है। उसको कारण बताए जाते हैं। जो एक्यूज्ड होता है उसके लिए एक चेकलिस्ट बनाई जाती है, उसको बताया जाता है कि इस कारण से, इस सबूत की वजह से आपको अरेस्ट किया जा रहा है। तो एक प्रॉपर प्रोसीजर है जिसको एक बहुत बड़ी गलतफहमी के साथ लोगों के बीच में सर्कुलेट किया गया है कि तुरंत गिरफ्तारी हो जाती है। कभी कोई किसी की तुरंत गिरफ्तारी नहीं होती है। मैम, क्या इस ऐसे मामलों में प्रशासन भी जो है खुल के सामने आता है? क्योंकि कई बार होता है कि जाति के आधार पर भी किसी की कंप्लेंट नहीं लिखी जा रही है, किसी की एफआईआर नहीं हो रही है, तो कई बार प्रशासन भी जो है इन तरह के मामलों में ढील बरतता है। तो क्या उनके खिलाफ भी कोई कंप्लेंट की जा सकती है या उनके खिलाफ भी कोई एक्शन लिया जा सकता है? बिल्कुल, इसमें खुद एट्रोसिटी एक्ट जो एससी/एसटी एक्ट है, उसमें धारा 4 का प्रोविज़न है। यदि कोई एफआईआर दर्ज टाइम से नहीं कर रहा है, इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर नहीं कर रहा है, लापरवाही कर रहा है, आपको जो फैसिलिटेट करना चाहिए उसे वो नहीं कर रहा है, कुछ गलत कर रहा है, तो आप उस जांच अधिकारी के खिलाफ धारा 4 का मुकदमा दर्ज करा सकते हैं कि इसने मेरा टाइम से मुकदमा दर्ज नहीं किया, टाइम से मुकदमा दर्ज नहीं करने की वजह से एविडेंस समाप्त हो गई या मेरा मुकदमा फीका पड़ गया या जहां चालान होना चाहिए था वहां पे इसने एफआईआर कर दी, सही इन्वेस्टिगेशन नहीं करी है, कोर्ट में फाइल प्रॉपर तरीके से नहीं भेजी है, पूरे डॉक्यूमेंट्स नहीं लगाए जो मैंने दिए थे। इस तरह से धारा 4 का मुकदमा, पर ये धारा 4 का मुकदमा सिर्फ और सिर्फ सामान्य वर्ग के इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर पे लगेगा। यदि इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर SC/ST का है, डिप्टी एसपी, तो उस पे ये काम नहीं करता। और जो मैम थानों में जो कंप्लेंट नहीं लिखते हैं, क्या उनपे ये धारा 4 का मुकदमा चल सकता है? बिल्कुल, बिल्कुल, थानेदार से लेके इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर से लेके सुपरवाइजरी ऑफिसर तक सब पे धारा 4 का मुकदमा दर्ज किया जा सकता है। और यहाँ पे राजस्थान में गहलोत सरकार ने एक बहुत अच्छी पहल की है कि यदि आपके थाने पे कोई मुकदमा दर्ज नहीं कर रहा है, तो आप उसको एसपी ऑफिस में जाके दर्ज करा सकते हैं। आप उसको तुरंत एसपी ऑफिस में जाके दर्ज कराएं और साथ में जो नहीं दर्ज कर रहा उसकी कंप्लेन भी साथ में करें, ताकि उस दर्ज नहीं करने वाले के खिलाफ भी एक्शन होता है। एक एक्शन उसके खिलाफ होता है और दूसरा उसका मुकदमा तुरंत दर्ज हो जाता है। तो यदि आपको एफआईआर दर्ज करानी है, सामान्य व्यक्ति को भी मैं बता रही हूँ, हर तरह से यदि आपकी एफआईआर दर्ज नहीं हो रही है तो आप
एसपी ऑफिस में जाके करा सकते हैं, और साथ में शिकायत जरूर करें, ताकि जो व्यक्ति अपना पदीय कर्तव्य पूरा नहीं कर रहा, जो उसकी ड्यूटी है उसको यदि पूरा नहीं कर रहा, और आप उसको ओपन नहीं करेंगे, सबके सामने आप उसको नहीं बताएंगे, तो वो इसी तरह से करता रहेगा। आज आपके साथ उसने गलत किया है, कल वो किसी और के साथ करेगा, तो इसलिए उसकी भी शिकायत करना जरूरी है। जी। मैम, जातीय उत्पीड़न कम करने में सरकार की क्या भूमिका है इस समय? क्या सकारात्मक की तरफ वो बढ़ रहे हैं या वो नकारात्मकता की ओर नहीं बढ़ नहीं, रहा है? सरकार की पूरी जो ये अमेंडमेंट ही है, यही अपने आप में बहुत बड़ी बात है। सरकार सबसे पहले तो कानून लाना, फिर उसमें समय समय पे अमेंडमेंट करना। ये अमेंडमेंट जो 2016 का है, और उसके बाद जो 2018 में जब सुप्रीम कोर्ट ने इसमें काफी 2-3 डिसीजन दिए थे, उसको वापस विड्रॉ करके वापस अमेंडमेंट करके 2018 में नया अमेंडमेंट ला रहे हैं। तो इसका मतलब सरकार ये चाह रही है कि जातीय उत्पीड़न खत्म हो, जातीय असमानता खत्म हो, और समाज में समरसता आए, समानता आए, स्वतंत्रता आए। और इस हेतु लगातार इसमें मॉनिटरिंग भी होती है, मॉनिटरिंग कमिटीज भी बनी होती है, और जो एफआईआर दर्ज हो रही है वहां से लेके ट्रायल तक और डिसीजन जो हो रहे हैं वहां तक सरकार लगातार मॉनिटरिंग भी करती है। और कोई हीनियस ऑफेंस हो जाता है तो खुद इसमें एट्रोसिटी एक्ट में धारा 6 कहती है कि वहां पे खुद एसडीएम, डीएम, कलेक्टर, एसपी, आईजी सब खुद मॉनिटरिंग करेंगे, खुद मौके पे जाएंगे, पुनर्वास करेंगे, पेंशन देंगे। ये सारा काम सरकार का है, और सरकार समय समय पे जब बड़े मुकदमे होते हैं तो उनमें अवश्य तुरंत डिसीजन भी देती है, तुरंत रिलीफ भी देती है। और इस एक्ट में खुद ही लिखा हुआ है कि इसका सरकार प्रचार प्रसार करेगी। ये एक्ट खुद बोलता है कि इस कानून का सभी में प्रचार प्रसार किया जाना चाहिए। और जैसे इसमें जो आर्थिक सहायता का नया प्रोविजन आया है, उसके लिए भी लगातार सरकार मॉनिटरिंग करती है। हर महीने इसकी मॉनिटरिंग होती है, कितने मुकदमे दर्ज हुए हैं, कितने लोगों को एफआईआर की आर्थिक सहायता मिली है, नहीं मिली है तो क्यों नहीं मिली है, जो यदि अपना ड्यूटी पूरी नहीं कर रहा उसके खिलाफ चार्जशीट भी होती है, उसको सस्पेंड भी किया जाता है, उसकी मॉनिटरिंग प्रॉपर तरीके से करती है। तो सरकार की मंशा तो है कि सकारात्मक रूप से समाज में सामाजिक समानता है, सामाजिक समरसता है। मैम, आपको लगता है कि जो अभी भी जो है सजा का प्रावधान जो है उसमें और ज्यादा सख्ती होनी चाहिए या कड़े कानून बनने की जरूरत है? नहीं, ताकि कानून में कोई कमी नहीं, कानून सख्ती है, हर ऑफेंस के अनुसार सजाएं हैं। एट्रोसिटी एक्ट में भी है और सामान्य भी है। उन सजाओं को मिलने में, वो सजा मिलने में जो बीच में टाइम आ जाता है, हमें फास्ट ट्रायल करानी होगी। कोर्ट में आप कोर्ट की यदि आप कभी आप इस तरह का कोई इंटरव्यू लें तो कभी जुडिशियली का लेके देखेंगे कितने तो केस पेंडिंग रहते हैं, कितनी सीट्स खाली रहते हैं, कितना एक केस कितने कितने साल में डिस्पोजल होता है, उसका क्या रहता है। ये जो बीच का गैप है, एफआईआर दर्ज होने से लेके सजा मिलने तक के बीच का जो बहुत ज्यादा लंबा समय, इसको कम करने की, इसकी फास्ट ट्रायल करने की, इसके फास्ट डिसीजन लेने की ये जरूरत है। एक्ट में कहीं कोई कमी नहीं, किसी भी तरह के गैंग रेप में 20 साल की सजा भी है तो हैंगिंग भी है, सब कुछ है। परंतु एक व्यक्ति को यदि 12 साल, एक निर्भया को यदि 12 साल लग जाते हैं न्याय प्राप्त करने में, तो फिर आप किसको सबक मिला उससे? किसी को कोई सबक नहीं मिलता। बिल्कुल। दलित हिस्ट्री मंथ चल रहा है मैम, तो इसमें क्या सरकार की या शासन प्रशासन की भी कुछ तैयारियां रहती हैं? बिल्कुल, सरकार ने आपको इस दिन अवकाश दिया है, बाबा साहब की जयंती के अवसर पे आपको अवकाश दिया है कि आप इस अवकाश का सदुपयोग करो, जयंती मनाओ, अपने लोगों को पढ़ाओ, लिखाओ, शिक्षा का महत्व बताओ, बाबा साहब की जीवनी के बारे में बताओ। इतनी अपॉर्चुनिटी दी है कि मैं तो उस दिन सारे दिन बिजी हूँ, मेरे तो इतने सारे प्रोग्राम है। हमें सरकार और क्या कर सकती है आपके लिए बताएं? सरकार आपको अवकाश दे रही है, उसको सेलिब्रेट कैसे करना है ये तो आप पे डिपेंड करता है कि आप उसको सेलिब्रेट करते हैं नहीं करते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। और सरकार अपने स्तर पे तो करती है टाइम टू टाइम। मैम, कुछ चेंजेस आपको दिखते हैं कि इस तरह के जो प्रोग्राम होते हैं उससे कुछ चेंजेस होते हैं, कुछ फर्क पड़ता है? ये जयंती समारोह वगैरह इनसे जी इनकी बात कर रहे हैं आप? जी। हाँ, नहीं होते तो है, परंतु जो होना चाहिए था वो हुआ नहीं। पिछले 70-80 सालों में जो हमारे जो चेंज होना चाहिए था समाज में, हम उतना बदलाव नहीं ला पाए। जो बाबा साहब का सपना था
जो उनका सपना था संगठन, शिक्षा, संघर्ष का, समानता, स्वतंत्रता, बंधुता का, उसको हम फुलफिल नहीं कर पाए। ये जो समारोह आयोजित किए जाते हैं वो उसी दिन शुरू होते हैं और उसी दिन खत्म हो जाते हैं, उसके बाद व्यक्ति वैसा का वैसा ही हो जाता है। ये चीजें कंटिन्यू होनी चाहिए। जैसे बाबा साहब ने 50 साल संघर्ष किया तो संघर्ष ही करते गए। यदि आप चाहते हो कि समाज में वास्तव में समानता आए, स्वतंत्रता आए, आपको अधिकार मिले, आपके साथ उत्पीड़न नहीं हो, आपके प्रशासन में परिवर्तन हो, क्विक सर्विस मिले, क्विक डिसीजन हो, क्विक सजाएं हो, तो उसके लिए आपको लगातार संघर्ष करना पड़ेगा, लगातार कार्यक्रम करने पड़ेंगे, लगातार सरकार से मांग करनी पड़ेगी। ऐसे एक दिन यदि हम जयंती मना लें या कोई पुण्यतिथि मना लें तो उससे परिवर्तन संभव नहीं है। और जो बाबा साहब ने काम किया है उसके बाद आप भी देख सकते हैं 70-80 साल में किसी ने कोई काम नहीं किया है। सब उनके दिए हुए आशीर्वाद का उपभोग कर रहे हैं आराम से अपने एसी कमरों में बैठ के। आप भी अच्छी तरह जानते हैं। एक आखिरी सवाल मैं पूछना चाहूंगी यहाँ पर, आप लगातार जो है ऑनलाइन ऑफलाइन महिलाओं को, युवाओं को सिखाती हैं कि ये एक्ट क्या है और इसके बारे में जागरूक करती हैं, जानकारी देती हैं। तो महिलाएं और युवा जो हैं हमारे देश के, वो किस तरह से इसमें इंटरेस्ट लेते हैं? क्या वो कुछ सीख भी पाते हैं या फिर वो बिल्कुल सुनते हैं और निकल जाते हैं? बिल्कुल, देखो मैं अलग अलग तरह के प्रोग्राम चलाती हूँ। महिलाओं के लिए हमारा आवाज प्रोग्राम है, पुलिस हेडक्वार्टर से वो चलता है। उनमें महिलाओं से जितने रिलेटेड लॉज हैं, कैसे क्या क्या, तो पहले तो सबसे पहले उनको ये पता होना चाहिए कि उनके लिए क्या कानून बने हैं, फिर उनकी क्या प्रोसीडिंग है, कैसे वो अप्रोच कर सकती है, किसी स्टाफ को कैसे अप्रोच कर सकती है, ऑफिस में उसके साथ हरेसमेंट हो रहा है तो क्या करना चाहिए, यदि घर में हो रहा है तो क्या कर सकती है, थाने में कैसे जाए, थाने में उसके लिए जो काउंसिल सेंटर बने हुए वहां कैसे जाए। तो महिलाएं सुनती भी है और उसका सदुपयोग भी हो रहा है, और उनके जो क्वेश्चंस होते हैं, उनकी जो क्वेरीज होती है, उनका जवाब भी दिया जाता है। इसी तरह से यूथ आजकल क्राइम में बहुत इंडल्ज हो गया। क्राइम में इतना ज्यादा यूथ द्वारा क्राइम किया जा रहा है। उसके लिए मैं 4-5 साल से सेव यूथ सेव नेशन जो चला रही हूँ, उसका मकसद यही है कि जो यूथ है, जो देश का फ्यूचर है, सेव यूथ सेव नेशन, यदि हमारा यूथ सेफ रहेगा तो हमारे देश का फ्यूचर भी सेफ रहेगा। उसके लिए मैंने बुक भी लिख रखी है। मैं स्कूलों से डायरेक्ट संपर्क करती हूँ, आवाज के थ्रू भी करती हूँ, स्कूलों में जाके बच्चों को और बच्चियों को बताती हूँ। जो कम उम्र के टीनेजर बच्चे और बच्चियां हैं, जो गलत रास्ते पे आसानी से जा सकते हैं, उनको आसानी से बरगलाया जा सकता है, उनको बचाने का प्रयास है मेरा ये। इसी तरह से जो कमजोर वर्ग का व्यक्ति है, जो SC ST समुदाय का है, जिसको डिप्रेस क्लास का, दलित समाज का कहा जाता है, उसके साथ जितने भी तरह के, चाहे से वो जातीय उत्पीड़न हो या उसके लिए किसी अन्य तरह से उसको परेशान किया जा रहा है, जातीय उत्पीड़न नहीं है परंतु उसका काम नहीं हो रहे, जैसे उसने कोई पालनहारी योजना में उसने अप्लाई किया और उसका काम नहीं हो रहा, तो हम सरकार की जो योजनाएं हैं वो भी बताते हैं। उसमें आप कैसे अप्लाई कर सकते हो, कैसे आप फायदा उठा सकते हो, एक्ट को कैसे काम में ले सकते हो, एक्ट के प्रति जो गलत फहमियां हैं, इनमें भी हमारे जो SC ST का वर्ग है उसमें भी बहुत सारी गलत फहमियां हैं जो पहले से चली आ रही हैं, उनको दूर करने की कोशिश की जाती है। सबसे बड़ी गलत फहमी तो SC ST व्यक्ति में ये रहता है, या पुलिस उसको कह देती है कि आपके गवाह लाओ, सामान्य वर्ग के गवाह लाओ, तब तो आपका FIR दर्ज की जाएगी, जबकि ये कहीं नहीं लिखा, किसी एक्ट में नहीं लिखा कि गवाह लेकर आओ। विक्टिम का काम गवाह लेके आना नहीं होता, विक्टिम का काम होता है FIR दर्ज कराना पहली बार तो, फिर उससे रिलेटेड यदि कोई गवाह है तो उसको सम्मान करके बुला लिया जाता है। और ये कहीं नहीं लिखा कि सामान्य वर्ग का गवाह लेके आओ, परंतु हमारे लोगों को इस तरह से यूं किया जाता है, गलत चीजें बताई जाती है। इसी तरह से जैसे गिरफ्तारी को लेके है, जैसे सामान्य वर्ग में गलतफहमी पैदा हो गई कि FIR दर्ज होते ही तुरंत गिरफ्तारी होनी चाहिए, तो ये एक SC ST के व्यक्ति में भी यही गलतफहमी है कि मैंने तो कल मुकदमा दर्ज कराया था, उसको आज तक गिरफ्तार ही नहीं किया। तो उसको भी समझाना बहुत जरूरी होता है कि भाई अभी तो मुकदमा दर्ज हुआ है, 10 दिन 15 दिन इन्वेस्टिगेशन होगी, एविडेंस होगी, बहुत सारी चीजें होंगी, उसके बाद अरेस्ट होगा। तो ये गलतफहमियां जो SC ST समाज के कमजोर वर्ग के अशिक्षित लोगों में है, वो दूर करने का प्रयास किया जाता है। यहाँ पे हम वर्कशॉप भी चलाते हैं, बुक भी है हमारे, इसके लिए बुक भी हमने निकाल रखी है। यदि कोई व्यक्ति सच्चा है और उसके साथ में वास्तव में उत्पीड़न हो रहा है, जातीय उत्पीड़न हो या किसी और तरह का उत्पीड़न हो, सेक्सुअल हरेसमेंट हो रहा हो, कोई महिला उसके साथ हो रही है, तो कानून बहुत है,
कानून को आपको कैसे काम में लेना है, इसके लिए आपको खुद को प्रयास करना पड़ेगा। पुलिस नहीं आएगी आपके घर में चल के, ये है, आपको खुद को संघर्ष करना होगा। जी, बहुत-बहुत शुक्रिया सीमा हिंगोनिया जी। हमारे साथ थैंक यू। जुड़ी हुई जयपुर की एडिशनल एसपी सीमा हिंगोनिया जी, जिन्होंने एससी-एसटी एक्ट के बारे में सारी चीज़ें बताई और जो गलतफ़हमियाँ होती हैं लोगों के बीच, हमारे समाज के बीच, उन गलतफ़हमियों से कैसे निपटारा किया जाए, उनके बारे में बताया। तो इसी तरह की वीडियोज़ देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें द मूक नायक को, और आप देख रहे थे अभी द मूक नायक मीना कोटवाल के साथ।